हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 28 फरवरी एंड 28 फरवरी के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं। सो द हिंदू एनालिसिस आज का शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। पहला है टेलीग्राम, जिस पे आपको हमारा चैनल मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाएगा। इसको आप सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसके साथ आप अपनी क्वेरीज जो भी हो यूपीएससी से रिलेटेड वो आप मुझे इस मेल आईडी पे भेज सकते हो। साथ में ट्विटर से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। अभी सिर्फ 97 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। इसीलिए कोशिश करो कि जितना ज़्यादा टाइम हो वो आप प्रीलिम्स को दे सको, क्योंकि प्रीलिम्स इज टर्निंग आउट टू बी वेरी ट्रिकी एंड डिफिकल्ट दीज डेज। ओके, तो इसीलिए कोशिश करो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव चले जाओ अब थोड़ा पढ़ाई में। ओके, आगे बात करते हैं टॉपिक्स की। तो देखो, जीएस वन में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। जीएस टू में हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में से इंडिया एट यूएनएससी, रशिया यूक्रेन इशू एट यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके अलावा रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए हैं तो रशिया को किस तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया स्विफ्ट से। स्विफ्ट क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। हेल्थ में देखेंगे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में। जीएस थ्री में हम देखेंगे साइंस एंड टेक में से ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट एरियाज। इस पे एक रिसर्च स्टडी सामने आई है, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, इसको देखेंगे। साथ में देखेंगे इकोनॉमी में कनाडाज डिजिटल सर्विस टैक्स। तो ये कनाडा का जो डिजिटल सर्विस टैक्स है ये क्या है और इसको लेकर इतना आउटरीच यूएस क्यों कर रहा है, ठीक है, तो इसको देखेंगे। आगे एनवायरमेंट में देखेंगे चीता के बारे में। और डिफेंस में एक छोटी सी न्यूज है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया ये बनाने वाला है, इंडिया और फ्रांस मिलकर ये बनाने वाले हैं, तो ये क्या है इसको भी देखेंगे। जीएस फोर में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं कि हम संडे को ये जो हमारा डेली न्यूज एनालिसिस डिस्कशन है वो पब्लिश नहीं करते हैं। तो आज संडे और मंडे दोनों की न्यूज मिलाकर हमने ये सेशन बनाया है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखो, ये दो क्वेश्चन है आपके लिए जो कि पॉलिटी से हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ये क्वेश्चंस हैं 2021 में पूछे गए थे पॉलिटी सब्जेक्ट में से। इसके आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। देखो, आंसर सही हो या गलत हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपने उससे सीखा या नहीं सीखा ये इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आपका कमेंट अगर आएगा तो आपको पता चलेगा कि वो आंसर सही है या गलत है। वरना आप कमेंट नहीं करोगे, अपने मन में रख लोगे, तो आप उतना ध्यान नहीं दोगे जितना कमेंट करके आप ध्यान दोगे, ठीक है। तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, इसीलिए आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इसमें कमेंट करो। चलो पहला आर्टिकल लेते हैं, वेट फॉर चीता टू गेट लॉन्गर। तो ये कल की न्यूज है, 27 की न्यूज है ये। इसमें बताया गया कि चीता, ठीक है, चीता जो कि एक एनिमल स्पीशी है, कैट फैमिली से बिलोंग करने वाला स्पीशी है। इसका क्या हुआ, इसका एक्सटिंक्शन हो चुका है इंडिया से। 1952 में इंडिया में इसका एक्सटिंक्शन हो चुका है, मतलब एक्सटिंक्शन तो पहले ही हो गया था, डिक्लेयर ये किया गया कि चीता का एक्सटिंक्शन 1952 में इंडिया में हो चुका है। मतलब आज की डेट में चीता इंडिया में नहीं मिलता, ठीक है। लेपर्ड अलग होता है, चीता अलग होता है, पहला डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं। दूसरी चीज ये कि चीता आज की डेट में जो एशियन चीता है वो सिर्फ ईरान में मिलता है, ठीक है। तो हुआ ये है कि ये जो चीता है जो सिर्फ ईरान में मिलता है आज के टाइम पे, ये चीता एशियन चीता है। दूसरा चीता होता है अफ्रीकन चीता जो मेनली साउथ अफ्रीका अफ्रीकन नेशन में मिलता है। नाउ व्हाट इज प्रपोज्ड, एक एक्शन प्लान आया, ठीक है। एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया। ये एक्शन प्लान आया जिसमें हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर इस एक्शन प्लान को लेकर आए। ये एक्शन प्लान में ये कहा गया है, एनटीसीए की मीटिंग में आया, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक मीटिंग थी, उसमें ये एक्शन प्लान प्रपोज किया गया। और इसमें ये कहा गया कि नामीबिया से कुछ अफ्रीकन लेपर्ड्स जो हैं, अफ्रीकन चीता जो है, सॉरी, जो कुछ अफ्रीकन चीताज हैं उनको वहां से रीलोकेट किया जाएगा, री इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि नामीबिया में जो चीता मिल रहा है दैट इज अफ्रीकन चीता, ठीक है। पहले जो इंडिया में चीता मिलता था दैट वाज एशियाटिक चीता या एशियन चीता, ओके। तो वो तो खत्म हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ से ले रहे हैं। ईरान से भी हमने बोला था कि क्या आप हमारी हेल्प करोगे इसमें, तो ईरान ने इसके लिए मना कर दिया, इसीलिए वी आर सर्चिंग आउट फॉर अल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो इसीलिए हमने नामीबिया से अभी अफ्रीकन चीतास को री इंट्रोड्यूस करवाने की बात की है इंडिया के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। अब नाउ कूनो पालपुर नेशनल पार्क कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश में आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कूनो पालपुर नेशनल पार्क आता है, पहली चीज। नाउ न्यूज ये है कि जो एक्शन प्लान प्रपोज किया गया था
ये इसके ऊपर सारी बातचीत हो चुकी है, एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन जो एमओयू साइन होना है उसमें कुछ और समय अभी लगेगा। इसीलिए वी वुड हैव टू वेट फॉर अ बिट लॉन्गर फॉर गेटिंग चीताज रीइंट्रोड्यूस्ड इनटू आवर कंट्री अगेन। ओके, तो ये समझ में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट चीज ये भी है, एक कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ये भी है कि ये जो पूनो पाल्पुर नेशनल पार्क है, दैट वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर साइट, अप्रोप्रिएट साइट फॉर एशियाटिक लायन। अभी देखो हमारे देश में एशियाटिक लायन सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठीक है, गिर कहाँ पे है, गुजरात में है। तो इसके लिए एनवायरमेंटलिस्ट ने कहा था कि यहाँ पे लायन, सारे के सारे जो एशियाटिक लायन है उनको एक जगह पे रखने की जगह हमको उनको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ था? ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि एक डिसीज आया था, कैनाइन डिस्टेम्पर, ठीक है, कैनाइन डिस्टेम्पर एक डिसीज आया था बीच में, ठीक है, जिसके कारण कई सारे जो एशियाटिक लायन हैं उनकी डेथ हो गई थी गिर फॉरेस्ट में। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट ने ये सोचा कि अगर हम इनको एक ही जगह पे रखेंगे तो हो सकता है एक डिसीज से सारे के सारे लायंस जो हैं उनकी डेथ हो जाए, या इस तरह की कोई भी डिसीज ज्यादा मेजोरिटी ऑफ द लायंस को इन्फेक्ट कर दे। इसीलिए यहाँ पे ये बोला गया कि लायंस को भी हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अलग अलग हैबिटेट्स में। और यहाँ पे पूनो पालपुर, नौरा देही, ये कुछ यहाँ पे नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं मध्य प्रदेश में, विच वर कंसिडर्ड टू बी द एप्ट हैबिटेट फॉर लायंस टू। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है एनवायरमेंटलिस्ट के द्वारा कि जब हमारे देश में जो स्पीशी है, पहले हम उसको तो कंजर्व करें, ठीक है, हम लायंस को तो कंजर्व करें, फिर हम चीतास को लाए ना। तो यहाँ पे ये जो पूनो पालपुर है, दोनों जो नेशनल पार्क है, दोनों के लिए ही अप्रोप्रिएट है, चीता के लिए भी और एशियाटिक लायंस के लिए भी। तो ये टसल अभी बीच में चल रहा है, ठीक है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं चीता की। तो देखो वैसे चीता जो है दैट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द बिग कैट स्पीशीज। तो बिग कैट स्पीशी में सबसे ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। और दूसरी चीज, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है जो कि अफ्रीका और एशिया में रहता है। एशिया में आज की डेट में सिर्फ ईरान में प्रेजेंट है ये। ओके, अब देखो दो तरह के चीता हैं, अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता। अफ्रीकन चीता की आईयूसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, और यहाँ पे ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब आईयूसीएन स्टेटस में आप सबको पता होगा कि 9 कैटेगरीज होती हैं। ओके, और ये 9 कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एनिमल स्पीशीज को। कौन सा एनिमल स्पीशी कितना डेंजर में है, कितनी उसकी पॉपुलेशन बची है, उस बेसिस पे ये डिवाइड किया जाता है। तो अफ्रीकन चीता इज वल्नरेबल, एशियाटिक चीता इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। उसके अलावा साइट्स की बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आते हैं दोनों ही, ठीक है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखो अगर अभी देखें तो 6500 से 7000 अफ्रीकन चीतास आज की डेट में प्रेजेंट है पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। जबकि ईरान में सिर्फ 40 से 50 चीता बचे हैं, ठीक है। उसके अलावा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो है अफ्रीकन चीता जो है ये बड़े होते हैं साइज में एशियाटिक चीता से। एशियाटिक चीता छोटे होते हैं, पेलर होते हैं कलर में, और इनका फर ज्यादा होता है, ठीक है, फर ज्यादा होता है, नेक छोटा, नेक लंबा होता है, ठीक है। कैट लाइक अपीयरेंस इनकी होती है। तो ये नीचे पिक्चर दिख रही है आपको दोनों की, ठीक है। तो अभी कौन से इंट्रोड्यूस करेंगे हम, ये वाले। अच्छा, एक और चीज, री इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? री इंट्रोडक्शन का मतलब है कि आप किसी ऐसी जगह से इन एनिमल स्पीशीज को ला रहे हो जहां ये आज एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कहाँ इनको वापस से ला रहे हो, उस जगह पे जहाँ पे इनका ये पोटेंशियल हैबिटेट बन सकता है, ठीक है, जहाँ पे वो सारी सुविधाएं, वो सारी फैसिलिटीज है जो इनके सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज होती है रीइंट्रोडक्शन, और अभी हम अफ्रीकन चीतास का रीइंट्रोडक्शन कर रहे हैं इंडिया में। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इशू है हमारा कनाडाज डिजिटल सर्विस टैक्स एंड यूएसडीआर अपोजिशन। सो हुआ क्या है, देखो कुल मिला के हुआ ये है कि एमएनसीज, एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज में क्या हुआ, तो ये मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती हैं आज की डेट में, अपना प्रॉफिट बचाने के लिए, टैक्स कम पे करने के लिए एक मेथड यूज करती है जिसका नाम होता है बेस इरोजन प्रॉफिट शेयरिंग। ओके, तो इस मेथड में क्या होता है, तो देखो इस मेथड में ये होता है कि मान लो एक कंपनी है जो कि यूएस की है, ठीक है, जैसे मान लो एसबी हुआ, ठीक है। तो एसबी कहाँ की कंपनी है, यूएस की कंपनी है। इसका मार्केट कहाँ है, इंडिया में मार्केट है, ठीक है। इंडिया में, इंडिया चाइना में सबसे बड़ा मार्केट है, चाइना छोड़ो, इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो इसका मार्केट इंडिया में, तो सबसे ज्यादा पैसे ये कहाँ से कमाती है, इंडिया से कमाती है, ठीक है। अब इंडिया से पैसे कमा के अब इसको पता है कि या तो मुझे यूएस में टैक्स भरना पड़ेगा या इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग में क्या होता है कि पहले तो आपने यहाँ इंडिया से एक और दूसरी कंपनी लगा दी किसी ऐसी जगह पे जो टैक्स हेवन है। टैक्स हेवन मतलब क्या होता है, टैक्स हेवन का मतलब होता है जहां पे टैक्स के रेट्स मिनिमम है, ठीक है।
टैक्स रेट्स मिनिमम है, जैसे ग्वाटेमाला जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है यहाँ पे स्पेशली। तो ये जो टैक्स हेवन है यहाँ पे आपने कंपनी लगा दी सी, और आपने ये कहा कि ये जो इंडिया में जो हमने पैसा कमाया है वो हम सी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप सी में ही टैक्स भर रहे हो। अब आपने ऐसा बोल दिया अगर सी में टैक्स भर रहे हो तो टैक्स तो आपको मिनिमम भरना पड़ा। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बेस को इरोड करके यहाँ से आपको यहाँ पे इंडिया में ये पैसा जमा करना चाहिए था, यूएस में जमा करना चाहिए था, यहाँ से आपने इरोड किया और इसको प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, ये सी कंट्री में, ठीक है, जिससे कि आपको टैक्स अवॉइडेंस आप कर पाओ, ठीक है। तो इसको कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। नाउ ये सब चीजें हो रही थी और एक और चीज हो रही थी, ये तो बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग है। दूसरी चीज ये हो रही थी कि मान लो ये एफबी, ये कंपनी है फेसबुक, ये है कंपनी यूएस की, ठीक है। अब देखो इसका जो पेरेंट कंपनी वो एफबी जो यूएस में है, ये जो है अपना सबसे बड़ा मार्केट, इसका सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में, सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये यहाँ से कमाती है। तो कायदे से क्या होना चाहिए कि इसको इंडिया में जितना भी रेवेन्यू कमाए उसका थोड़ा हिस्सा टैक्स के फॉर्म में इंडिया में पे करना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं, इंडिया में कोई टैक्स पे ना करके एकदम मिनिमम टैक्स पे करके मेजॉरिटी ऑफ द टैक्स जो है वो यूएस में पे करते हैं। तो कमा तुम रहे हो इंडिया से और टैक्स भर रहे हो तुम यूएस में, ठीक है। तो ये इशू है। इसी के लिए यहाँ पे कनाडा ने डिजिटल सर्विसेज टैक्स लेकर आया है, ठीक है, ये सेम इशू के कारण ही। यहाँ पे सेम होता था कि एफबी जैसे बहुत सारी कंपनी है, एक एफबी नहीं कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है, ये क्या करती थी ये यूएस की, और ये सर्विसेज देती थी दूसरे दूसरे देशों में। तो मान लो कनाडा में इन्होंने कई सारी सर्विसेज दी, अब कनाडा में इनको टैक्स भरना चाहिए था क्योंकि सर्विसेज ये वहां पे दे रही है, लेकिन कनाडा में ना भर के ये यूएस में टैक्स भर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ, अब कनाडा ने एक डिजिटल सर्विस टैक्स लगा दिया है, कितने परसेंट का, 3% का। इन्होंने बोला है कि जितनी भी एमएनसीज हमारे यहाँ पे सर्विसेज दे रही हैं, कुछ थ्रेशोल्ड बताया कि इतने बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू हो, इतना प्रॉफिट हो, ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3% टैक्स उनको कनाडा में भी भरना पड़ेगा ना। यूएस की जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बोला है कि ये गलत है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये स्पेशली यूएस की कंपनीज को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। अब ये हम देखते हैं कि हुआ क्या है पूरी चीज। लेकिन एक बार बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये क्या है, एक टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी है, जहां पे कंपनीज जो हैं दे टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ द टैक्स एग्जेम्पशंस इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्सेस। तो ये अनड्यू एडवांटेज लेते हैं उन कंट्रीज के टैक्स रूल्स का जहां पे इनको कम टैक्सेस पे करने पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन अगर इनको मिलता है तो इसके लिए ये वहां पे जाके टैक्स भरते हैं, और ये एक तरह की टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजी होती है। ये क्योंकि यहाँ पे एमएनसीज ये करती थी, क्या करती थी, दे शिफ्ट देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन टू लो टैक्स ज्यूरिसडिक्शन और टैक्स हेवंस इन ऑर्डर टू पे लेस टैक्सेस। तो हाई जहाँ पे टैक्सेस हैं वहां से इनको शिफ्ट कर देते थे प्रॉफिट्स को, और उस जगह पे जाके टैक्स भरते थे जहाँ पे लो टैक्सेस लगते हैं, ठीक है। दिस इज प्रॉफिट शिफ्टिंग, ओके। दिस लीड्स टू द इरोजन ऑफ टैक्स बेस ऑफ द हाई टैक्स ज्यूरिसडिक्शन। तो आप जहाँ पे सब काम कर रहे हो वहां पे तो टैक्स आ ही नहीं रहा, तो वहां का जो टैक्स रेवेन्यू है वो इरोड हो रहा है, ठीक है। और इसके कारण काफी बड़े रेवेन्यू लॉसेस होते हैं इन सभी कंट्रीज को जहाँ पे टैक्सेस का जुरिस्डिक्शन थोड़ा ज्यादा है, हाई है, ठीक है। तो दिस इज बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है। देन अब इशू क्या है, इशू ये था कि जो एमएनसीज हैं ये सबसे ज्यादा शेयर जो है दूसरी कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज से रेवेन्यू कमाती हैं और जाके टैक्स भरती हैं डेवलप्ड कंट्रीज में जहां से ये निकल के आए हैं, जहां से इनका ओरिजिन है ना। इसके पहले एक और चीज हुई यहाँ पे, ओईसीडी, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की एक मीटिंग हुई, ठीक है। इस मीटिंग में लास्ट ईयर मीटिंग हुई थी अक्टूबर में, इस मीटिंग में निकल के आया बीईपीएस रिजोल्यूशन, ठीक है, बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, एक यहाँ पे रिजोल्यूशन लेकर आई है। इसमें क्या कहा गया, देखो इसको ओईसीडी रेजोल्यूशन या ओईसीडी और G20 बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग, यहाँ पे इसको ये रिजोल्यूशन का नाम भी देखते हैं, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है ओईसीडी या G20 बीईपीएस प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो सारी कंट्रीज हैं ये मिलके तय करेंगे कि हमको टैक्सेस लगाने कैसे, कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगाना है, कितना परसेंट लगाना है, कितना थ्रेशोल्ड लगाना है, ये सारी चीजें इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे आपस में मिलके तय करेंगे, ठीक है। और आपस में मिलके एक बार तय कर लें उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे अकॉर्डिंगली। कनाडा ने क्या किया कि अभी ये देखो ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कनाडा ने इसके पहले ही यहाँ पे टैक्सेस इस तरह के अनाउंस कर दिए, डिजिटल टैक्स जो है डिजिटल सर्विस टैक्स ये अनाउंस कर दिया। तो यूएस का कहना है कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था G20 बीईपीएस, इसके अगेंस्ट जाता है ये कनाडा का डिजिटल सर्विस टैक्स, ठीक है। तो कनाडा का इसके बदले ये कहना है कि ये इसके अगेंस्ट नहीं जाता है। जैसे ये वाला जो एग्रीमेंट है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये इम्प्लीमेंट होता है, हम ये जो हमने डिजिटल सर्विस टैक्स लेकर आए हैं हम इसको हम हटा देंगे, ठीक है, इसको हम खत्म कर देंगे, फिर आपको ये डिजिटल सर्विस टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। जब
जब भी ये बीईपीएस प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है, इम्प्लीमेंट होता है। तो बेसिकली कुल मिलाकर कंट्रोवर्सी ये जनरेट हो रही है। तो क्या अगर कनाडा ने अगर ऐसा बोला है तो इसका क्या मतलब ये है कि है ना, ये जो पूरा G20 बीईपीएस प्रोजेक्ट है ये प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या ये सारी चीजें अभी लगाई जा रही हैं कि समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे कनाडा ने ऐसा क्यों किया। क्या यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो इस प्रोजेक्ट को डिले करने की कोशिश कर रही हैं, इसीलिए कनाडा ने बोला है कि जब तक तो 3% टैक्स आप दो, उसके बाद का बाद में समझेंगे। ठीक है, तो ये चीज है पूरी कनाडा के डिजिटल सर्विस टैक्स को लेकर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं गवर्नमेंट नॉट फॉर हेल्थ अकाउंट नंबर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, गवर्नमेंट एक नई स्कीम लेकर आई है जिसका नाम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी लेकर आए हैं, और इन्होंने कहा है कि इस अंदर क्या किया जाएगा। देखो, इस मिशन के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे डिजिटल हेल्थ रिपोजिटरी बनाई जाएगी। ठीक है, डिजिटल हेल्थ रिपोजिटरी, यानी कि आप अपना जैसे आधार कार्ड होता है वैसे ही आपको एक यहाँ पे नंबर दिया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा आभा, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ठीक है, इसका एक नंबर आपको अलॉट किया जाएगा, उसमें आपके प्रीवियस जितना भी हेल्थ डाटा है आप उसको स्टोर कर सकते हो इस रिपोजिटरी में। अब इसका मतलब क्या है, ये करने का सेंस क्या है। एक तो चीज ये है कि हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन सेक्टर ऑफ हेल्थ। टेलीमेडिसिन वगैरह में काफी हेल्प मिलेगी, जैसे कि मान लो मैं एक पर्सन हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपना सारा हेल्थ डाटा पहले से, जो भी मुझे बीमारियां हैं, जो भी मैंने ट्रीटमेंट्स लिया है, जिससे भी मुझे एलर्जी है, ये सारी चीजें मैंने उसमें पहले से ही डाल के रख दी। इस हेल्थ रिपोजिटरी में मेरा आभा अकाउंट जो है वो जनरेट हो गया, मैंने इसका नंबर लेके। अब मैं क्या करूंगी, मैं जिस भी डॉक्टर को दिखाऊंगी तो वो डॉक्टर को यहाँ पे मैं ये नंबर दूंगी, उसको मेरी सारी की सारी जो पुरानी हेल्थ हिस्ट्री थी वो पता चल जाएगी, और अकॉर्डिंगली वो मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कोविड था, ठीक है, तो कोविड में लोग सीधे सीधे आमने सामने मिल नहीं पा रहे थे, बहुत धक्का मुक्की, बहुत सारी चीजें थी, हेल्थ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप पड़ा था। ऐसे में सारे वीडियो कॉल के थ्रू, यहाँ पे टेलीमेडिसिन के थ्रू ही सब काम हो रहे थे। तो ऐसे में यहाँ पे ये जो हेल्थ रिपोजिटरी है ये किस तरह से मदद कर सकती है। आप अपने डॉक्टर को सीधे आपका आभा नंबर भेजिए, वो आपका पूरा हेल्थ चेकअप, हेल्थ हिस्ट्री देख लेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट दे देगा। तो यही चीज यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट हमने किया हेल्थ सेक्टर में, वो हमने कई सारी जगहों पे देखा। कैसे, जैसे हमने देखा यहाँ पे ई संजीवनी पोर्टल हमने लॉन्च किया, उसके बाद कोविन ऐप थी, आरोग्य सेतु, इसके थ्रू हमने देखा कितना अच्छा यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, इनफैक्ट डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप हो गया था। तो इसी के लिए यहाँ पे जैम ट्रिनिटी के ऊपर बेस्ड होगा ये, जैसे जनधन आधार मोबाइल था, वैसे ही यहाँ पे आभा ट्रीटमेंट, आभा पूरा जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको भी डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, मतलब स्पेशली प्राइवेसी का, लोगों की प्राइवेसी का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का, सिक्योरिटी का, ये सब चीजें होंगी। साथ में यहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज मिलेंगी, उसके अलावा आपको इंटरऑपरेबिलिटी मिलेगी, ये सब चीजें होंगी। तो अभी पायलट बेसिस पे इसको 6 यूनियन टेरिटरीज में लगाया जा रहा है। उसके बाद आगे आगे जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली, सक्सेस के हिसाब से आगे भी दूसरी जगहों पे भी इसको यूज किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो आभा यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर समझ आना चाहिए। एक और चीज कि यहाँ पे इस बार के बजट में इसके लिए 1600 करोड़ रुपीज, ठीक है, 1600 करोड़ रुपीज इसके लिए अलोकेट किए गए हैं। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। देखो, अब थोड़ा सा रशिया वाले, जो रशिया यूक्रेन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वर्ल्ड के ऊपर, इसको थोड़ा देख लेते हैं। कल की न्यूज है, डिस्टर्ब्ड इंडियंस एब्सटेन फ्रॉम वोट अगेंस्ट रशिया एट यूएनएससी। क्या हुआ, यूएनएससी में यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये रिजोल्यूशन लेकर आए, कौन कौन, यूएस और अल्बानिया। ठीक है, ये दोनों कंट्रीज जो हैं, ये दोनों कंट्रीज यहाँ पे एक रिजोल्यूशन लेकर आई जिनको और 80 कंट्रीज ने स्पॉन्सर किया। ठीक है, इन्होंने कहा कि रशिया के अगेंस्ट हमको यहाँ पे कुछ कार्रवाई करना चाहिए, कुछ सैंक्शंस लगाने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो पूरा रिजोल्यूशन था जो रशिया के अगेंस्ट था, उसको लेकर यहाँ पे ये रिजोल्यूशन आया, जिसमें कि देखो अभी आपको पता है यूएनएससी में कितने मेंबर्स हैं, 15 मेंबर्स हैं। चलो पहले मैं आपको यूएनएससी के बारे में बता देती हूँ। देखो, ये है हमारा यूएनएससी का डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से ये यूएनएससी में काम होता है। तो यूएनएससी क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की ही बॉडी है और सबसे पावरफुल बॉडी है। क्यों, क्योंकि ये ऐसे डिसीजंस ले सकती है जो बाइंडिंग होंगे ऑन द मेंबर्स। ठीक है, लेकिन एक इशू है इस पूरे इसके स्ट्रक्चरिंग में, एक इशू है। इशू ये है कि यहाँ पे ये 15 मेंबर्स की बॉडी है, जिसमें से 5 मेंबर्स जो है ये परमानेंट मेंबर्स हैं, और इनके पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं, इनके पास वीटो की पावर भी है। मान लो सारे के सारे 15 मेंबर्स, 14 मेंबर्स ये कह रहे हैं कि हाँ हमको ये रिजोल्यूशन पास करना है, अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने ये वीटो कर दिया इसके अगेंस्ट, तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक इशू है यूएनएससी के साथ, जो आपको अभी इंप्लीमेंट होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए दिखेगा। कैसे,
देखो यहाँ पे 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनका नाम क्या है, फेजर से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फ्रांस, अमेरिका, चाइना, इंग्लैंड और रशिया, ये 5 तो हैं इसके परमानेंट। बाकी जो है 10 वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको 2 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अभी कौन कौन से 10 मेंबर्स हैं यहाँ पे देखो, ये लिस्ट है सामने आपके, जिसमें इंडिया भी एक है, उसके अलावा एक यूएई भी है, ठीक है। तो ये जो है ये 10 अभी प्रेजेंटली इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे ये रिजोल्यूशन आया, ठीक है, ये रिजोल्यूशन आया, इसमें 11 कंट्रीज जो थी, टोटल मिला के 11 कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया। ये जो रिजोल्यूशन था रशिया के अगेंस्ट, इसको सपोर्ट किया। बाकी बचा रशिया, रशिया ने इसको यहाँ पे वीटो कर दिया, ठीक है, रशिया ने इसको वीटो कर दिया। अब क्या हो गया, ये 11 थी, ये 12th कंट्री थी, बाकी 3 कहाँ गई, 3 थी इसमें चाइना, यूएई और इंडिया, ठीक है। इन तीनों कंट्रीज ने बोला कि हम यहाँ पे कोई वोट नहीं देंगे, हम यहाँ पे एब्सटेन कर रहे हैं वोट देने से। तो ये तीन तो हट गए, बचा रशिया, रशिया ने वीटो कर दिया। तो मान लो अगर ये तीनों बोल भी देते कि हाँ ये पास होना चाहिए रिजोल्यूशन, तो रशिया वीटो वैसे भी करता, ठीक है। तो ये सब चीजों को सबको पता था कि ये वीटो तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये पूरा इशू है यहाँ पे। अभी इंडिया ने इससे एब्सटेन कर दिया, जिसको लेकर रशिया बहुत खुश है, रशिया ने प्रेज भी किया इंडिया को कि आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपनी सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस बना के रखी है, आप दूसरों के बहकावे में नहीं है, ये सारी चीजें। इंडिया ने क्या कहा, इंडिया ने कहा कि हम एब्सटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे भी कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं, पहला इशू तो ये कि हम यहाँ पे हमारे कई सारे इंडियन कम्युनिटी के स्टूडेंट्स जो हैं यूक्रेन में फंसे हुए हैं, इसीलिए हम सीधे रशिया के अगेंस्ट अगर गए तो हमारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे खिलाफ कुछ कार्रवाई हो सकती है, उनके अगेंस्ट उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। इसीलिए इंडिया ने अपने आप को डिस्टर्ब्ड बताया, दैट वी आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड, इसीलिए हम अब्सटेन करें, हमको समझ नहीं आ रहा हमको रशिया का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तब यूक्रेन ने कहा कि भैया आपके तो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये वॉर खत्म हो जाए, फिर आप एब्सटेन क्यों कर रहे हो, आपको तो हमारे साथ आगे रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए ना। देखो अंदर की बात आप सभी को पता है, ठीक है, हम यहाँ पे रशिया से सीधे तौर पे दुश्मनी नहीं मोल सकते, हमारा हिस्टोरिक पार्टनर ही रहा है, ठीक है। एक रीजन ये भी है कि हाँ यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए तो हैं, ठीक है। तो ये पूरा इशू था कि इंडिया ने अभी एब्सटेन कर दिया है इधर से। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या हुआ, अब ये इंडिया ने यहाँ से तो एब्सटेन कर दिया, यूएस ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में ये लेकर जाएंगे ये पूरा रेजोल्यूशन। और इस रेजोल्यूशन का नाम था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 8979, ठीक है। तो अगर प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं कि यूएनएससी रेजोल्यूशन 8979 क्या है, तो यू मस्ट ऑल नो दैट यहाँ पे रशिया का जो एक्शन था यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया उसको कंडेम करते हुए रशिया के अगेंस्ट ये रिजोल्यूशन था, ठीक है। अब यहाँ पे यूएस ने बोला है कि हम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये चीज को लेकर जाएंगे और यहाँ पे हर किसी को बाध्य करेंगे कि यहाँ पे आपको वोट देना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ है कि कई सारे कंट्रीज जो हैं जो रशिया के अगेंस्ट हैं, सब ने आपस में मिल गए हैं, एक दूसरे के आसपास की कंट्रीज को यहाँ पे कन्विंस कर रहे हैं कि आप भी यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट करो। ऐसे में इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा है, और ये सबसे ज्यादा प्रेशर बन रहा है कहाँ से, यूएस की साइड से, ठीक है। यूएस कंटिन्यूसली रशिया के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि आप यहाँ पे रशिया के अगेंस्ट वोट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर यूएनजीए का वोट होता है तो इंडिया को एक ना एक साइड तो चूज करनी ही पड़ेगी, इंडिया को लार्जर ग्लोबल अरीना में एक स्टैंड तो इसको अपना लेना ही पड़ेगा। या तो अब इंडिया चाहे तो रशिया के साथ जाके जुड़े, चाइना, वेनेजुला, सीरिया जैसी कंट्रीज के साथ जाके जुड़े, या फिर सच का साथ दे। ये सब चीजें कह रहे हैं यहाँ पे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव, वेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव, ये सारी चीजें। ना इंडिया के लिए ये होने वाला है बहुत ही खतरनाक चीज, क्योंकि इंडिया को अब यहाँ पे करना पड़ेगा बैलेंस, किसकी साइड जाए चूज करना पड़ेगा। और चूज करना पड़ेगा तो हम एक साइड से यहाँ पे अपनी दुश्मनी लेंगे ही, ठीक है। अब चाहे वो ज्यादा हो या कम हो वो अलग चीज है, लेकिन एक साइड पे तो हमारा नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा ही, ठीक है। तो ये चीज है। ओके, आगे बात करते हैं। तो देखो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे, क्योंकि ये सब हुआ, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने, स्पेशली वेस्ट ने ये कहा कि हम इनके अगेंस्ट सैंक्शंस लगाएंगे। ये सैंक्शंस किस तरह के होंगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस होंगे, सोशल सैंक्शन होंगे, ये सब चीजें एक तरीके के बोले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक तो इनके ऊपर फाइनेंशियल पेनल्टीज लगाने की बात करी रशिया के ऊपर। एक सिस्टम है स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट एक तरह की मैसेजिंग सिस्टम है, ठीक है, जिसमें अगर आप इंटरनेशनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए ये स्विफ्ट यूज किया जाता है। अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हम यहाँ पे रशिया को स्विफ्ट से बाहर निकाल देंगे, अगर ऐसा होता है तो इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट आते हैं रशिया में, या रशिया के लोग बाहर इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इनको स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा।
और दूसरी चीज ये भी कही गई है कि यहाँ पे जो भी रिजर्व्स है ना यहाँ पे रशिया के सेंट्रल बैंक के पास, उसको भी हम यहाँ पे फ्रीज करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो भी पुतिन की और उसके ऑफिशियल्स की, उनके ऑफिशियल्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो भी संपत्ति है बाहर इंटरनेशनली, उनको भी हम यहाँ पे फ्रीज करेंगे। इसके अलावा मीडिया को भी यहाँ पे बोला, मीडिया हाउसेस भी जो है ना इनके, ये जो बाहर इनके आउटलेट्स हैं, रशिया के मीडिया हाउसेस की जो बाहर आउटलेट्स हैं, उनको भी बंद करेंगे। इनकी जो ट्रांस अटलांटिक एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी, ठीक है, ट्रांस अटलांटिक टास्क फोर्स। ये ट्रांस अटलांटिक टास्क फोर्स क्या करेगी, इंश्योर करेगी कि जो मेजर्स हमने सोचे हैं रशिया के अगेंस्ट लेने के लिए, वो हम प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा सिटीजनशिप को लेकर भी यहाँ पे एक इशू है। यूरोप में क्या होता है कि आप पैसा दो और सिटीजनशिप लो, इसको हम कहते हैं क्या, गोल्डन पासपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स को आना होता है यहाँ की यूरोप की सिटीजनशिप लेनी होती है, तो मेजोरिटी के तरीके से देखा जाए तो रशिया के कई बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यूरोप में इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ की सिटीजनशिप लेते हैं, और ये पैसे देकर यहाँ पे पासपोर्ट लेते हैं, जिसको कहते हैं हम गोल्डन पासपोर्ट। तो इसके अगेंस्ट भी यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे यूरोप जो है इन गोल्डन पासपोर्ट्स को रशिया के इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली बंद करेगा, ठीक है। तो ये सिटीजनशिप हो गई, सोशली हो गया, इकोनॉमिकली हो गया, पॉलिटिकली हो गया, सब तरह से घेरने की कोशिश में लगा हुआ है वेस्ट रशिया को। ओके, अब यहाँ पे हमने बात करी स्विफ्ट की, तो ये स्विफ्ट के बारे में एक एक्सप्लेनर आर्टिकल है कि ये स्विफ्ट से बाहर निकालने का मतलब क्या है। हम जब स्विफ्ट से बाहर निकालने का कहते हैं रशिया को, इसका मतलब क्या है। तो देखो इसका मतलब ये है कि स्विफ्ट क्या है, पहले तो ये समझो। स्विफ्ट का फुल फॉर्म है, यहाँ पे देखो, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये क्या है, एक मैसेजिंग नेटवर्क है, ठीक है। ये मैसेजिंग नेटवर्क क्या करता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ता है, और यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होता है इन्फॉर्मेशन का, जब भी हमको, जैसे मान लो मुझे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, ए पर्सन जो है ये इंडिया में है, ठीक है। इंडिया के एसबीआई से मुझे यहाँ पे यूएस में, मान लो यूएस में कोई पर्सन बैठा है बी, ठीक है। यूएस के सिटी बैंक में मुझे मान लो एक कुछ पैसा भेजना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इंडिया का मैं अपने बैंक में जाऊंगी, अपने बैंक में बोलूंगी कि मैं, देखो मुझे ये बी का अकाउंट नंबर दे दूंगी मैं, कि बी का अकाउंट नंबर ये है, बी इस जगह पे इस अकाउंट में, इस बैंक में इसका अकाउंट है। दूसरी चीज यहाँ पे मैं बोलूंगी, तो दूसरी चीज में यहाँ पे ये बोलूंगी कि देखो, एक तो चीज ये है कि मुझे यहाँ पे बैंक अकाउंट मैंने दिया, और दूसरा मैं यहाँ पे स्विफ्ट का नंबर दूंगी, ठीक है, अपना एक पर्सनल स्विफ्ट कोड दूंगी, 8 डिजिट का कोड, यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। तो यहाँ पे बैंक क्या करेगा, इसके बी के अकाउंट में जाएगा, बी के बैंक में जाएगा, बी के बैंक से कांटेक्ट करेगा वाया स्विफ्ट, और बोलेगा कि हमको इतना पैसा इसके अकाउंट में डालना है। तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करके हम यहाँ पे अपना प्रॉपर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी थ्रेट के। ये काम करता है स्विफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसके देखो, ये बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसके साथ जुड़ी हुई हैं अक्रॉस 200 कंट्रीज, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है। अब देखो, अगर रशिया को यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इसका मतलब ये कि इस फाइनेंशियल फैसिलिटी प्लेटफॉर्म का ये फायदा नहीं उठा पाएगा, फॉरेन फंडिंग इसको नहीं मिल पाएगी, इसके इन्वेस्टर्स दूसरी जगह पे यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरह से डोमेस्टिकली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। मतलब ये कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ही अब इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, यहाँ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं, इकोनॉमिक है, उसमें सब में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ही अब इसको मिल पाएगी। अल्टरनेटिव सिस्टम बनाना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। इसीलिए स्विफ्ट का आसानी से अल्टरनेटिव सिस्टम तो नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, अगर बना भी लेता है रशिया अल्टरनेटिव सिस्टम, तो उसको सभी देशों के साथ जोड़ना भी तो पड़ेगा। अब वो जोड़ने का काम कितना कम्बरसम होगा, ये इशू है। अब ये स्विफ्ट सबसे पहले आया था 1973 में, सबसे पहले लाइव किया 1977 में। आज की डेट में 518 इंस्टीट्यूशन इसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। नहीं, एक चीज और, 1977 में जब ये लाइव गया तब 518 इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए थे, 22 कंट्रीज जुड़ी हुई थी। आज की डेट में 11,000 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जुड़े हुए हैं, 200 से ज्यादा कंट्रीज इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब और कोई कंट्री है क्या जिसको बाहर निकाला गया स्विफ्ट से, तो ईरान की कुछ बैंक्स को स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर निकाला गया था, जब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे न्यूक्लियर डील को लेकर यहाँ पे, ठीक है। तो 2018 में इनको भी निकाला जा चुका है, ईरान को भी निकाला जा चुका है इसमें से। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्न कैसे होती है, तो देखो स्विफ्ट जो है वो न्यूट्रल है, कोई एक दो पर्सन इसको गवर्न नहीं करते। इसके लिए 3500 फर्म्स जो हैं आपस में मिलकर इसको गवर्न करती हैं। 25 मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है बोर्ड मेंबर्स के फॉर्म में, ये लोग इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये G10 सेंट्रल बैंक जो है ये इसको रेगुलेट करती है। G10 में कौन कौन है, बेल्जियम है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड्स और यूके, यूएस, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ये 10 हैं।
इसको अभी कुछ और बैंक्स ने भी ज्वाइन किया, जैसे कि हमारे इंडिया की बैंक है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर है, साउथ अफ्रीका है, रिपब्लिक ऑफ टर्की, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये सभी मिलके इसको अभी यहाँ पे इसका काम चला रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। 2012 में इसकी ओवरसाइट फोरम बनाया गया था, और आज की डेट में जो जो ओवरसियर है इसका, वो है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम। ओके। 2021 में देखोगे तो स्विफ्ट ने लगभग 42 मिलियन फिन मैसेजेस पर डे यहाँ पे एक दूसरे को भेजे हैं। मतलब एक बैंक ने दूसरे बैंक को जो फाइनेंशियल मैसेजेस हैं, वो 42 मिलियन मैसेजेस एक दिन में यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है इसका। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे लगभग 11.4% की ग्रोथ भी हुई है। तो ये कुल मिला के आपको पता होना चाहिए स्विफ्ट के बारे में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। ओके, आगे बात करते हैं। देखो एक न्यूज थी रिगार्डिंग ट्रीज। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, कई बार ये साइंस एंड टेक से एक न्यूज थी, जो साइंस एंड टेक वाला पेज आता है संडे का, उसमें से ये न्यूज थी। क्या होता है यूजुअली कि मान लो ये फॉरेस्ट है, ठीक है। फॉरेस्ट से हम देखते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस तरह की पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, कि यहाँ से मान लो हमको यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनानी, तो हमने ये पेड़ को काट दिया, यहाँ पे इतने पेड़ों को काट दिया। अब हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट क्या बोलती है, इतने ही पेड़ आप इस जगह पे लगाइए, ठीक है। तो ये आउटसाइड फॉरेस्ट लगाने की बात करते हैं यहाँ पे, इतने ही पेड़, सो दैट कंपनसेशन हो जाए। ओके। अब ये चीज होती है, इसको लेकर कई सारे एनवायरमेंटलिस्ट अगेंस्ट में खड़े होते हैं। अब उन एनवायरमेंटलिस्ट का कहना ये होता है कि जो कार्बन सिंक यहाँ पे बनाते हैं ट्रीज, वो कार्बन सिंक यहाँ पे नहीं बन पाता। अब कार्बन सिंक क्या होता है? कार्बन सिंक का मतलब है कि मान लो ये ट्रीज है, ठीक है। ट्रीज यहाँ पे जैसे ह्यूमन है, यहाँ पे ह्यूमंस क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रीज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनहेल करती हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल करती हैं। तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करती हैं तो ये इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो कई सारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनके अंदर स्टोर रहती है, इसी को लिए ट्रीज को खा लेता है कार्बन सिंक। तो ट्रीज जो है, फॉरेस्ट जो है, दुनिया का सबसे बड़ा टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक है, ठीक है। ऑन लैंड कार्बन सिंक सबसे बड़ा ट्रीज है, फॉरेस्ट है। अब ऐसे में एक रिसर्च स्टडी सामने आई जिसमें ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट हमने फॉरेस्ट जो भी ट्रीज जो फॉरेस्ट के अंदर लगी हुई हैं और जो ट्रीज फॉरेस्ट के बाहर लगी हुई हैं, इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? पहला डिफरेंस ये, दो डिफरेंस मेनली बताया। सबसे पहला डिफरेंस ये कि ग्रोथ का डिफरेंस है यहाँ पे। जो फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज है ना, वो तेजी से ग्रो नहीं करेंगे जितनी तेजी से बाहर जो फॉरेस्ट के बाहर ट्रीज हैं वो ग्रो करती हैं। तो अगर आप बाहर ट्रीज लगाओगे तो इनको यहाँ पे सनलाइट वगैरह प्रॉपर मिलती है, कॉम्पीट नहीं करना पड़ता ज्यादा, इसीलिए ये ज्यादा जल्दी ग्रो करती हैं। यहाँ पे ग्रोथ जो है कम है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पे कार्बन सिंक की बात करें कि कितना कार्बन एक्यूमुलेट हो रहा है, कितना कार्बन वापस एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो अगर इसको देखें तो देखो, जब हम यहाँ पे फॉरेस्ट को कट करते हैं, मान लो ये फॉरेस्ट आपने कट किया, ठीक है। ये कट किया तो इसके जो अंदर जो ट्रंक है जहाँ पे कार्बन स्टोर थी, वो भी रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज कही जा रही है कि ये वाले रीजन में जो बाहर लगी हुई है, फॉरेस्ट एरिया से बाहर में जो कार्बन सिंक है, जो फॉरेस्ट एरिया के बाहर बाहर यहाँ पे ट्रीज लगी हुई है, उनका कार्बन स्टोरेज अच्छा रहता है, ज्यादा स्टोर करती है कार्बन, लेकिन उतनी ही तेजी से, उतनी ही जल्दी ये रिलीज भी करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए एवरेज तरीके से तो जो बड़ा कार्बन सिंक है वो फॉरेस्ट के अंदर वाली ट्रीज है, फॉरेस्ट के बाहर वाली ट्रीज नहीं है। क्योंकि जो फॉरेस्ट के अंदर वाली ट्रीज है, यहाँ पे जो वापस से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली होता है और उतनी तेजी से नहीं होता जितना बाहर से होता है। इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट भी कहते हैं, और इस रिसर्च पेपर भी ये प्रूव कर रहा है कि जो फॉरेस्ट हम जो भी ट्रीज हम फॉरेस्ट एरिया के अंदर लगाते हैं, वो काम बाहर वाली ट्रीज नहीं कर सकती। इनफैक्ट जो हमारी अभी रिपोर्ट भी आई थी, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 की, इसमें देखा गया कि लगभग 28% हमारी जो ट्रीज है, फॉरेस्ट कवर है, वो जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट कवर के बाहर लगी हुई हैं, ठीक है। ये एक इशू था। दूसरी चीज ये कही गई कि 12% हमारा जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है, वो एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया से बाहर है, एक्चुअल रिकॉर्डेड एरिया से बाहर है, ठीक है, फॉरेस्ट से बाहर है। ये समझ में आना चाहिए हमको। तो हमारे लिए चिंता वाली बात ये है कि हम बाहर ट्रीज लगाएं, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल जो फॉरेस्ट है, हमारा फॉरेस्ट कवर एक्चुअल जो है, उसको हम कट ना करें, ठीक है। तो ये मैसेज आपको यहाँ से मिल रहा है, इसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो अपने मेंस के और ऐसे के आंसर में, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक छोटी सी न्यूज है। डीआरडीओ इंडिया की है, ठीक है, और फ्रांस की सेफ्रन, इन्होंने मिलकर एक इंजन बनाने की बात की है एयरक्राफ्ट के लिए। तो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यहाँ पे एक इंजन बनाने की यहाँ पे बात की है, ठीक है। अभी किस तरह का एयरक्राफ्ट होगा, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसा ही रहेगा, इसी का एक वेरिएंट है जो इंटरनेशनल इंजन हाउस के साथ यहाँ पे बनाया जा रहा है। इसकी इनिशियल डिजाइन कैसी होगी, 2009 में इसकी इनिशियल डिजाइन
फाइनल हो गई थी, ट्विन इंजन रहेगा ये, ट्विन इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ मतलब जो छुपने की कैपेबिलिटी होती है एयरक्राफ्ट की, ठीक है, तो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट रहेगा ये। और दूसरी चीज ये कि इसको पहली बार किया जा रहा है इंडिया के साथ मिलकर, तो इंडिया फ्रांस मिलकर एडवांस्ड मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यहाँ पे बना रहे हैं और इसके लिए इंजन भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी, पूछा जाए प्रीलिम्स में कौन बना रहा है इंडिया के साथ, तो पता होना चाहिए फ्रांस बना रहा है। ओके, सो दैट वाज ऑल। कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विद रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम, which of the following four rivers, three of them pour into one of which joins the Indus direct। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये मान लो इंडस है, इंडस में ये रिवर मिलकर आती है और इस रिवर में ऑलरेडी तीन रिवर्स ज्वाइन हो रही हैं, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर है ये वाली जो मेन रिवर है इसके बारे में आपसे पूछा गया है, तो ये रिवर है सतलुज, ठीक है, या फिर सतलुज, जो भी बोलते हैं इसको, सतलुज सतलुज जो भी। इसका आंसर ये है, क्यों, क्योंकि ऊपर से यहाँ पे इसको चिनाब जोड़ती है, चिनाब जुड़ती है, फिर झेलम भी इसी में जुड़ती है जाके, और इसी के साथ यहाँ पे चिनाब के साथ ही रावी जुड़ती है। तो इस तरह के जितनी भी रिवर्स हैं आपस में, तीन रिवर्स मिलके सतलुज बनाती हैं फाइनली, और सतलुज में जाके, सतलुज एंड में जाके इंडस से मिलती है, इसलिए सतलुज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स, ये चार रिवर्स हैं, इसमें से पूछा है ईस्टर्न घाट से कौन निकलती है। तो देखो याद रखना, ब्राह्मणी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, ठीक है, और सुवर्ण रेखा भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाले छोटा नागपुर प्लेन्स के आसपास से निकलती है। तो यहाँ पे ये दोनों जो रिवर्स हैं, नगावली और वंशधारा, ये दोनों जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों यहाँ ईस्टर्न घाट से निकलती है, तो इसका आंसर होगा 2 and 4, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 2 and 4 ओनली, ठीक है। तो दैट वाज ऑल आज के लिए। आज के जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, आई एम होपिंग देयर आंसर्स फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।